बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास। नूर स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से आपको ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हम अपनी मुताला पाकिस्तान 9th क्लास के चैप्टर नंबर 4 एंड लास्ट को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और आज के अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन हस्बे मामूल टॉपिक पे जाने से पहले गुज़िश्ता से मुंसलिक और टॉपिक से रिलेटेड कुछ सवालात होते हैं, तो शुरुआत हम सवालात से करते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, आप अपने सवालात के लिए तैयार हो जाएं। आपके आज के जो सवालात हैं वो ये। तो 9th क्लास, आपसे आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि किस चीज़ के बगैर किसी भी रियासत के रियासती मामलात जो हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते। हमने अपने गुज़िश्ता लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर आपको मालूम हो, यानी कि रियासत को चलाने के लिए क्या चीज़ नहायत ज़रूरी होती है जिसके बगैर ज़्यादा देर तक रियासती मामलात या मुल्की मामलात नहीं चल सकते। वो क्या चीज़ है? यकीनन आप दुरुस्त सोच रहे हैं। आइन या दस्तूर हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के दौरान। आइन या दस्तूर के बगैर किसी भी मुल्क या रियासत के मामलात जो हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं चलाए जा सकते। तो गाइस, दूसरा क्वेश्चन भी लास्ट लेक्चर से रिलेटेड है कि कानून आज़ादी हिंद 1947 के तहत पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली के ज़िम्मे पहला अहम काम कौन सा था? अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कानून आज़ादी हिंद 1947 और कानून हुकूमत हिंद 1935 को पाकिस्तान ने इब्तदाई तौर पर अबूरी आइन के तौर पर तरमीम के बाद मुल्क के अंदर नाफिज किया था। और इस कानून के तहत पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली या इंसाज असम्बली के ज़िम्मे दो काम थे। तो पहला काम क्या था, ये पूछा जा रहा है। के ज़हन में आ जाना चाहिए, पहला अहम काम जो था पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली के ज़िम्मे कानून आज़ादी हिंद 1947 के तहत वो मुल्क के लिए आइन या दस्तूर बनाना था। और जो दूसरा काम था वो वफाकी मुकन्नना की हैसियत से मुल्क के अंदर कानून साजी करना था और करते रहना था। तो पहला काम जो था वो मुल्क के लिए आइन बनाना था 1947 के कानून आज़ादी हिंद के तहत। क्वेश्चन है गाइस आपसे कि पाकिस्तान का पहला आइन जो है वो करारदाद मकासद के मंजूर होने के कितने अरसे बाद बना? यानी कि आप पहले ये अंदाज़ा लगाएं कि करारदाद मकासद कब मंजूर हुई और पाकिस्तान का पहला आइन कब मंजूर हुआ। करारदाद मकासद और पाकिस्तान के पहले आइन के दौरान कितना अरसा गुजरा, ये सवाल है। जी हाँ गाइस, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। ये लगभग 7 साल का अरसा गुजरा है। 1949 में करारदाद मकासद मंजूर हुई, जबकि 1956 में जो है वो पाकिस्तान का पहला आइन जो है वो नाफज हुआ। 9 साल की क़याम के बाद ताख़ीर हुई। 9 साल की ताख़ीर के बाद जो है वो पहला आइन बना। तो इसी से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो 9th क्लास, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो 1956 और 1962 के दसातीर हैं और उनके अहम नुकात हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो नुक्ता डिस्कस करने जा रहे हैं वो 1956 के आइन के अहम नुकात हैं। तो हम डायरेक्ट नुकात के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको साथ मजीद तरतीब बताऊँगा, आपने जहन में रखनी है। सबसे पहले हम नुकात देख रहे हैं 1956 के आइन के अहम नुकात कौन कौन से। तो मैंने इन्हें सीरियल वाइज लिखा हुआ है। नंबर 1 पहला जो नुक्ता था, अहम नुक्ता, 1956 के आइन के अंदर करारदाद मकासद को बतौर इफ्तिताहिया या प्रीएम्बल जो है वो शामिल किया गया। यानी कि करारदाद मकासद को 1956 के आइन में शामिल किया गया, लेकिन आइन का बाज़ाब्ता नफाजल अमल हिस्सा या नाफजल अमल हिस्से के तौर पर शामिल नहीं किया। दूसरे नंबर के ऊपर मुल्क का नाम जो है 1956 के आइन के तहत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। तीसरे नंबर के ऊपर नुक्ता ये है कि पाकिस्तान के अंदर 1956 के आइन के तहत सरबराह ममलकत का मुसलमान होना ज़रूरी था। उससे पहले गवर्नर जनरल थे, फिर सदर हो गए थे। तो सदर ममलकत के लिए 1956 के आइन में मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया था। चौथा नुक्ता इसके अंदर ये है, मुल्क में कोई कानून कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं होगा, जबकि मुल्क के अंदर रायतशुदा कवानीन को बतदरीज कुरान और सुन्नत के मुताबिक डाला जाएगा। ये भी 1956 के आइन के अंदर शामिल होगा। पहली बात तो इस बात का ऐद किया गया कि मुल्क के अंदर इस्लामी तालीमात की ज़िद या मुनाफी किसी किस्म की आइन साजी या कानून नहीं बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो मुल्क के अंदर ऑलरेडी मौजूद नाफिजुल अमल कवानीन हैं उनको भी बतदरीज कुरान और सुन्नत के मुताबिक डाला जाएगा। 5वें नंबर के ऊपर बात की गई है, सूद, असमत फरोशी, जुआ और शराब का मुल्क के अंदर से मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाएगा।
छठे नंबर के ऊपर ये बात की गई कि पाकिस्तान एक फ़लाई रियासत होगी जिसमें आवाम को रोटी कपड़ा और मकान की सहूलत फ़राहम करना हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होगी। फ़लाई रियासत से मुराद ये है कि हुकूमत जो भी होगी वो सारे इक़दामात आवाम की फ़लाह व बहबूद के मुतल्लक़ करेगी। मुल्क की जितने भी वसाइल हैं, जितनी भी तवानाइयाँ हैं, उनको आवाम की फ़लाह के लिए इस्तेमाल करेगी। ऐसी रियासत को फ़लाई रियासत कहते हैं। तो पहली बात ये कहेगी कि मुल्क जो है पाकिस्तान, 1956 के आइन के तहत ये कहा गया कि जो भी हुकूमत बनेगी पाकिस्तान के अंदर वो एक फ़लाई हुकूमत होगी और पाकिस्तान की रियासत भी फ़लाई रियासत होगी जिसमें आवाम को रोटी कपड़ा और मकान की सहूलत फ़राहम करना हुकूमत के ज़िम्मे होगा। 7वें नंबर के ऊपर कहा गया कि दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक के साथ न सिर्फ दोस्ताना बल्कि बरादराना खसूसी बरादराना तल्लुकात कायम किए जाएंगे। दुनिया के तमाम ममालिक के साथ यानी कि 1956 के आइन के अंदर न सिर्फ दाखिली अमूर के ऊपर बातचीत की गई बल्कि खारजी अमूर के ऊपर भी बात की गई। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले यहाँ से आपसे क्वेश्चन करता चलूँ। पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे कि करारदाद मकासद जो है उसको किस हैसियत से 1956 के आइन के अंदर शामिल किया गया। तो हमने बात की कि बतौर इफ्तिताहिया या बतौर प्रियम्बल यानी कि 1956 के आइन में नाफिज शामिल किया गया जो कि आइन का काबिल नफाज हिस्सा नहीं होता। 56 के आइन के तहत मुल्क का नाम क्या तजवीज़ किया गया। तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम रखा गया। सरबराह ममलकत के लिए कौन से मज़हब से तल्लुक़ रखना लाजमी करार दिया गया। सरबराह ममलकत यानी कि सदर ममलकत के लिए मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया या गवर्नर जनरल उस वक्त जो भी सेटअप था। इसके अलावा मुल्क के अंदर कानून साजी के सिलसिले में 1956 के आइन में क्या ताकीद की गई। तो ये कहा गया कि मुल्क के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी हो और जो ऑलरेडी मुल्क के अंदर मौजूद कवानीन हैं उन्हें बतदरीज कुरान और सुन्नत के मुताबिक डाला जाएगा। सूद असमत फरोशी जुआ और शराब का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा किया जाए। तो पाकिस्तान की रियासत के मतलब क्या क्या आ गया कि पाकिस्तान की रियासत किस किस्म की होगी और इसके ज़िम्मे क्या क्या जिम्मेदारियाँ होगी। तो कहा गया पाकिस्तान की रियासत एक फ़लाई रियासत होगी जिसमें आवाम को रोटी कपड़ा और मकान की सहूलियात फ़राहम करना हुकूमत के ज़िम्मे होगा। दुनिया के दीगर इस्लामी ममालिक के मतलब क्या कहा गया 1956 का। तो कहा गया कि दुनिया के तमाम दीगर इस्लामी ममालिक से दोस्ताना तल्लुकात कायम किए जाएंगे। तो 9 क्लास नंबर 8 के ऊपर 1956 के आइन का जो अहम नुक्ता है वो ये है कि अक़लीतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और अक़लीतों को मजहबी आज़ादी का मुकम्मल तौर पर वादा किया गया कि आपको मुल्क के अंदर मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी हासिल होगी। नंबर 9 के ऊपर कहा गया कि हर मुल्क के अंदर हर बालिग शहरी को वोट कास्ट करने का हकदार करार दिया गया यानी कि जो शख्स 18 साल से ज़ायद उम्र का होगा जिसका कौमी शनाख्ती कार्ड बना हुआ होगा वो वोट डालने का हकदार है 1956 के आइन के तहत कहा गया। इसके अलावा मुल्क को वफाक करार दिया गया यानी कि मुल्क के अंदर 4 सूबे होंगे, शमाली और कबायली इलाका जात पर मुश्तमिल होगा। इसके अलावा कौमी अदारे होंगे, ये सारे के सारे अदारे और वादतें मिलकर जो हैं वफाक को मुकम्मल करेंगी। कोई एक आध चीज़ भी अगर कम होगी तो वफाक मुकम्मल नहीं होगा। तो इसलिए 10वें नंबर का नुक्ता ये है कि 1956 के आइन में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को एक वफाक करार दिया गया। 11वां नुक्ता इसके अंदर ये है कि मुल्क के अंदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करने के लिए पार्लिमानी निज़ाम रायद करने का फ़ैसला किया गया यानी कि मुल्क के अंदर जो अख्तियारात असल इस्तेमाल करने वाली जो पर्सनालिटी शख्सियत हो वो प्राइम मिनिस्टर हो यानी कि वज़ीर आज़म हो, पार्लिमान से उसे लिया जाए, पार्लियामेंट से लिया जाए। साथ ही सदर को असम्बलियाँ तोड़ने का खसूसी इख्तियार भी दिया गया जिसे हम 58(2)B 58(2)B भी कहते हैं जो आलमोस्ट 98-99 में ख़त्म हो गया था। तो इस तरह ये कहा गया कि मुल्क में असल इख्तियारात को इस्तेमाल करने वाला वज़ीर आज़म होगा लेकिन सदर के पास वज़ीर आज़म की हुकूमत को ख़त्म करने का खसूसी इख्तियार भी होगा। ये 1956 के आइन के अंदर 11वें नंबर के ऊपर हमने डिस्कस किया। 12वें नंबर के ऊपर हमने बात की कि 1956 के आइन में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत की हमायत लाजमी करार दे दी गई यानी कि आइन के अंदर आप तरमीम कर सकते हैं, ये एक आइनी काम है, तब्दीली कर सकते हैं लेकिन आइनी तौर पर तब्दीली या तरमीम करने के लिए आपको ऐवान के अंदर पार्लियामेंट के अंदर कुल अराकीन के 2/3 यानी कि 2/3 अराकीन के वोटों की ज़रूरत होगी ताकि वो हमायत कर रहे हों कि भाई ये तरमीम हो। जब 2/3 तरमीम के हक़ में हो तो उस सूरत में वो तरमीम या वो तब्दीली हो सकती है आइन के अंदर। 13वें नंबर के ऊपर लास्ट जो बात है 1956 के आइन के तहत अहम बात
کہ اردو اور بنگالی کو جو ہے وہ ملک کی قومی زبانیں قرار دیا گیا، کیونکہ اس وقت تک ملک کے دو صوبے تھے، مشرقی اور مغربی پاکستان۔ تو مشرقی پاکستان کی جو بڑی زبان تھی وہ بنگالی تھی، اور مغربی پاکستان جو موجودہ پاکستان ہے اس کی بڑی زبان جو تھی وہ اردو تھی۔ تو گائز یہاں پہ آ گیا آپ کا 1956 کے آئین کے جو اہم نکات ہیں، وہ میں نے نمبر وائز 13 لکھے ہیں، 13 کل وہ پوائنٹ ہیں۔ تو ان کے اندر سے مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے کوشچن کرتا چلوں۔ پہلا کوشچن میرا آپ سے یہ ہے، اقلیتوں کے حقوق سے متعلق 1956 کے آئین میں کیا بات کی گئی؟ تو اقلیتوں کے حقوق کا تفظ کیا گیا 1956 کے آئین میں، اور انہیں مذہبی آزادی دی گئی، اور انہیں کہا گیا، ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ ملک کے اندر اقلیتوں کو مکمل طور پر مذہبی آزادی حاصل ہوگی، وہ اپنی عبادات اور اپنے مذہب کے پرچار کے لیے مکمل طور پر آزاد ہوں۔ تو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے یا ووٹ ڈالنے کے لیے کیا شرائط رکھی گئی، کس کو حقدار قرار دیا گیا؟ تو پاکستان کے اندر ہر بالغ شہری کو، مرد ہو یا عورت ہو، اسے ووٹ ڈالنے کا حقدار قرار دیا گیا۔ ملک کو کیا حیثیت دی گئی؟ تو ملک کو ایک وفاق کی حیثیت دی گئی، یعنی کہ تمام واحد اور قومی اداروں پر مشتمل جمہوریہ ہوگی، اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک وفاق ہوگا۔ ملک کے اندر حکومت سازی کے لیے، حکومت چلانے کے لیے کون سا نظام تجویز کیا گیا 1956 کے آئین میں؟ تو 1956 کے آئین میں ملک کے اندر پارلیمانی نظام رائج کرنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی صدر مملکت کو اسمبلیاں توڑنے کا خصوصی اختیار بھی دیا گیا۔ تو جیسے مثال کے طور پر ایوب خان کا دور گزرا ہے، ضیاء الحق کا دور گزرا ہے، جنرل پرویز مشرف کا دور گزرا ہے، جتنے فوجی دور گزرے وہ سارے کے سارے ان کے عرصے کے دوران صدارتی نظام تھے ملک کے اندر، یعنی کہ اصل اختیارات جو تھے وہ صدر کے پاس تھے۔ جبکہ جب بھی جمہوریت آئی ہے ملک کے اندر، تو ملک کے اندر پارلیمانی نظام رائج ہوا ہے، یعنی کہ پارلیمان کے اندر سے جو عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائندے ہوتے ہیں، وہ ملک کے اندر اصل اختیارات کو استعمال کرنے والے ہوں گے، تاکہ ملک کے اندر اختیارات عوام استعمال کر رہے ہیں، اس لیے پارلیمانی نظام کو رائج کیا گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن میرا آپ سے یہ کہ ترمیم کے لیے کیا کہا گیا، کیا شرائط رکھی گئی؟ تو ترمیم کے لیے ایوان کے اندر 2/3 اکثریت ووٹ لینے لازمی قرار دیے گئے۔ کون سی زبانوں کو قومی زبان قرار دیا گیا؟ تو اردو اور بنگالی کو ملک کی قومی زبانیں قرار دیا گیا۔ اس کے بعد 1962 کے آئین کی اہم دفعات ہیں گائز، تو 1962 کے آئین کی بھی ہم ڈائریکٹ جو اہم دفعات ہیں وہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر کے اوپر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 1962 کے آئین کے تحت صدر کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا، جیسا کہ سابقہ آئین کے اندر کہا گیا تھا صدر کے لیے یا سربراہ مملکت کے لیے مسلمان ہونا لازمی۔ اس کے علاوہ ملک کے اندر صدارتی نظام رائج کر دیا گیا، جو ابھی میں نے اوپر بات کی ہے کہ جب بھی ادارہ جاتی حکومتیں آئی ہیں تو ملک کے اندر صدارتی نظام رائج ہوا ہے، پارلیمانی نظام رائج نہیں ہوا۔ دوسرے نمبر کے اوپر یہ بات کی گئی 1962 کے آئین میں کے اندر کہ ملک کے اندر کوئی بھی قانون سازی یا آئین سازی قرآن اور سنت کے منافی نہیں کی جائے گی۔ یہ فیصلہ کیا گیا اور یہ کیا گیا کہ قرآن اور سنت کے مطابق آئین سازی ہوگی۔ تیسرے نمبر پر یہ بات کی گئی کہ عوام کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کے قابل بنایا جائے گا۔ ریاست اس قسم کے اقدامات کرے گی کہ تاکہ عوام جو ہیں وہ اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق آسانی سے بسر کر سکے۔ اس کے علاوہ کہا گیا پاکستان ایک فلاحی ریاست ہوگی، یعنی کہ پاکستان کی بطور ریاست جتنے بھی اقدامات ہوں گے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے سلسلے میں ہوں گے۔ 4 کے اوپر 9 کلاس ملک کا نمبر 5 کے اوپر ملک کا نام جو ہے 1962 کے آئین میں پہلے جمہوریہ پاکستان رکھ دیا گیا تھا، تاہم اس کے بعد یہ اقدام کرنے سے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان سے جمہوریہ پاکستان رکھنے سے تمام سیاسی جماعتوں نے اور عوام کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا، اور جب رد عمل سامنے آیا تو دوبارہ 1962 کے آئین میں ایک ترمیم کے ذریعے دوبارہ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ دیا گیا۔ سود، زنا، جوا اور شراب سے پاک معاشرہ قائم کرنے کا وعدہ کیا گیا، عہد کیا گیا 1962 کے آئین کے تحت کہ ملک کے اندر سے نہ صرف سود، زنا، جوئے کو ختم کیا جائے گا بلکہ شراب نوشی یا شراب کے معاملات سے بھی معاشرے کو بالکل پاک کیا جائے گا۔ اردو اور بنگالی کو قومی زبان قرار دیا گیا، جبکہ انگریزی ایک ایڈ کر دی گئی، اس کو بطور دفتری زبان جو ہے وہ ملک کے اندر رائج کر دیا گیا۔ یہ کریڈٹ بھی ایوب خان کو جاتا ہے۔ نمبر 8 کے اوپر بات ہے کہ ملک کے اندر ایک ایوانی مقننہ قائم کی گئی، یعنی کہ ایک ایوان پر مشتمل ملک کے اندر قانون ساز ادارہ ہوگا، انساز ادارہ ہوگا،
اور صدر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے جو اراکین ہوں گے، صدر کو بھی، قومی اسمبلی کے اراکین کو بھی اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین کو بھی بی ڈی ممبران پر مشتمل ایک انتخابی ادارہ جو ہے وہ منتخب کرے گا۔ بی ڈی ممبران پر مشتمل ایک انتخابی ادارہ قائم کیا تھا جس کی پہلے تعداد 80,000 ممبران کی تعداد تھی، بعد میں 1,20,000 کر دی ایوب خان نے۔ تو ان ممبران کو صرف ووٹ کاسٹ کرنے کا یعنی کہ حق حاصل تھا۔ یہ ممبران، جیسے ہم نے پیچھے بات کی، 1956 کے آئین میں ہر بالغ شہری کو ووٹ کاسٹ کرنے کا حق دیا گیا، جبکہ 1962 کے آئین میں بی ڈی ممبران پر مشتمل ایک انتخابی ادارہ قائم کیا گیا، اور اس ادارے کے پاس یہ اختیار تھے کہ صدر کا انتخاب، قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کا انتخاب یہ ادارہ کرتا تھا۔ لاسٹ نمبر کے اوپر، 11ویں نمبر کے اوپر، جو 9ویں نمبر کے اوپر جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے 1962 کے آئین کے سلسلے میں، پہلے بنیادی حقوق کا باب جو ہے وہ 1962 کے آئین میں شامل نہ تھا، لیکن بعد میں جب اس کے اوپر بھی رد عمل سامنے آیا تو 1962 کے آئین میں ترمیم کر کے بنیادی انسانی حقوق کا باب بھی 1962 کے آئین میں شامل کر دیا۔ تو یہاں سے آپ سے کوشچن کرتا چلوں گائز کہ 1962 کے آئین کے سلسلے میں صدر کے لیے کیا شرط رکھی گئی اور ملک میں کون سا نظام رائج کیا گیا؟ تو صدر کے لیے مسلمان ہونے کی شرط لازمی قرار دی گئی اور ملک کے اندر صدارتی نظام رائج کیا گیا۔ اور کیا قانون سازی کے متعلق کیا عائد کیا گیا 1962 کے آئین میں؟ قانون سازی سے متعلق یہ عائد کیا گیا کہ ملک کے اندر کوئی بھی قانون سازی قرآن اور سنت کے منافی نہیں کی جائے گی، اور عوام کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے یا بسر کرنے کے قابل بنایا گیا۔ پاکستان کو کیسی ریاست قرار دیا گیا؟ تو پاکستان کو ایک فلاحی ریاست قرار دیا گیا۔ یہاں حکومت یا ریاست کے تمام اقدامات عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوں گے۔ کے نام کے سلسلے میں کیا اقدامات کیے گئے؟ تو ہم نے بات کی کہ ملک کا نام 1962 کے آئین میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بجائے جمہوریہ پاکستان رکھ دیا، اور اس کے بعد جب اس کے اوپر رد عمل سامنے آیا تو ایک ترمیم کے ذریعے دوبارہ سے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ دیا گیا۔ سود، زنا، جوا اور شراب سے پاک معاشرہ قائم کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ قومی زبان کون سی قرار دی گئی اور اس سلسلے میں کیا ایڈیشن کیا گیا؟ تو اردو اور بنگالی کو حسب سابق جیسے 1956 کے آئین کے اندر قومی زبان قرار دیا گیا تھا، قرار دیا، لیکن ساتھ ہی ایوب خان نے ایک نیا اقدام لیا کہ انگریزی کو پاکستان کے اندر دفتری زبان قرار دے دیا۔ قانون سازی کے سلسلے میں کیا اقدامات کیے گئے؟ تو قومی سطح پر قانون سازی کے لیے ایوب خان نے ایک ایوانی مقننہ جو ہے وہ ادارہ قائم کیا۔ جیسے ملک کے اندر 2 ایوانی مقننہ ہے، یعنی کہ سینٹ اور پارلیمنٹ ہے، قومی اسمبلی ہے، تو اس وقت صرف ایک ہی ادارہ تھا جو جناب جسے بی ڈی ممبران پر مشتمل انتخابی ادارہ کہتے تھے۔ یہ انتخابی ادارہ جو تھا یہ صدر کو بھی یہی منتخب کرتا تھا، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین کو انتخاب بھی یہی کرتا تھا۔ بنیادی انسانی حقوق کے سلسلے میں کیا بات چیت ہوئی 1962 کے آئین میں؟ تو بنیادی انسانی حقوق کا باب شامل ہی نہیں تھا 1962 کے آئین میں۔ جب اس کے اوپر بھی رد عمل سامنے آیا تو ایک ترمیم کے ذریعے بنیادی انسانی حقوق 1962 کے آئین میں شامل کر دیے گئے۔ تو 9 کلاس ابھی ہم نیکسٹ جو ہیڈنگ ڈسکس کر رہے ہیں 1956 کا آئین ہے۔ جب آپ 1956 کے آئین کے نکات لکھیں جو میں نے لکھے ہیں تو اس سے پہلے ایسے لکھنا ہے، اس کے بعد نیچے 1962 کے آئین ہے، 1962 کے آئین کے نکات لکھنے سے پہلے یہ جو 2 لائنیں ہیں ان سے پہلے لکھنی ہے، اس کے بعد نکات لکھنے ہیں۔ یہ میں جرنل سی ایک بات کر رہے ہیں، یہاں پہ 1956 کے آئین کے متعلق کہا گیا کہ وزیر اعظم چودھری محمد علی کی رہنمائی میں پاکستان کا پہلا آئین جو ہے وہ 23 مارچ 1956 کو ملک کے اندر نافذ ہوا، جس کی کل 234 دفعات ذہن میں رکھنا ہے۔ 1956 کے آئین کی کل 234 دفعات تھیں، اور یہ آئین اس وقت بنا جب پاکستان کے اندر نہایت اہل شخص چودھری محمد علی جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے، اور 23 مارچ سن 1956 کو 1956 کا آئین جو ہے وہ پاکستان کے اندر نافذ ہوا۔ دوسرے نمبر کے اوپر بات ہے کہ 1962 کا آئین، تو 1962 کے آئین کے ہم نکات سے پہلے یہ لکھنا ہے آپ نے، پھر نکات لکھنے ہیں۔ 1962 کے آئین کے متعلق بات کی گئی تو 1961 میں صدر ایوب خان نے آئین سازی کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی، اور اس کمیٹی کا مرتب کردہ آئین جو ہے وہ صدر ایوب نے ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے، ایک پریزیڈنشیل آرڈر کے ذریعے ملک کے اندر نافذ کیا، اور 1 مارچ سن 1962 کو یہ آئین 1962 کا آئین جو ہے ملک کے اندر نافذ ہوا۔ 1 مارچ 1962 یعنی کہ 1 مارچ 1962 کو جو ہے وہ 62 کا آئین جو ہے نافذ ہوا۔ جو 56 کا آئین تھا وہ 23 مارچ 1956 کو آئین ہوا، اور یہ جو 62 کا آئین ہے یہ ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے ملک کے اندر رائج ہوا۔ تو یہ گائز سارے کا سارا آپ کا آج کا لیکچر تھا۔ آپ اپنی توجہ رکھیں، میں سے ایک بار سم اپ کر لیتا ہوں۔ 9 کلاس آج ہم نے 1956 اور 1962 کے آئین کے اہم نکات جو ہیں وہ ڈسکس کیے۔ سب سے پہلے ہم نے 1956 کے آئین کی بات کی، تو ہم نے کہا جب وزیر اعظم چودھری محمد علی جو پاکستان کے وزیر اعظم بنے
तो उनकी सरबराही में 23 मार्च सन 1956 को मुल्क का पहला आइन जो मुल्क के अंदर नाफज हुआ, जिसकी कुल 234 दफ़ात थी। अहम दफ़ात के सिलसिले में हमने बात की तो 1956 के आइन में करारदाद मकासद को बतौर इफ्तिताइया शामिल किया गया। मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। सरबराह ममलकत के लिए मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया और 56 के आइन में वज़ीर आज़म के लिए मुसलमान होना लाजमी करार नहीं दिया गया, क्योंकि वज़ीर आज़म 56 के आइन के तहत सरबराह ममलकत नहीं था। कुरान और सुन्नत के मुताबिक मुल्क के अंदर आइनसाजी करने का ऐद किया गया कि पाकिस्तान के अंदर से सूद, असमत फरोशी, जुआ और शराब का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा किया जाएगा। पाकिस्तान एक फ़लाई रियासत होगी जिसके तमाम इक़दामात अवाम की फ़लाह बहबूद के सिलसिले में होंगे। मुसलमान ममालिक दुनिया के जितने भी उनके साथ दोस्ताना तल्लुकात कायम किए जाएंगे। मुल्क के अंदर अक़लीतों के हकूक़ का तफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और अक़लीतों को मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल होगी अपने मज़हब के सिलसिले में। इसके अलावा हर बालिग शहरी को वोट डालने का हकदार करार दिया गया। मुल्क के अंदर ये तय किया गया, तजवीज़ किया गया कि मुल्क के अंदर पार्लिमानी निज़ाम जो है वो राइज किया जाए, पार्लिमान से मुल्क का सरबराह लिया जाए, यानी कि वज़ीर आज़म के पास मेन इख्तियारात हों। ताहम साथ ये कहा गया कि सदर के पास एक खुसूसी इख्तियार हो कि वो किसी वक्त भी वज़ीर आज़म की हुकूमत को या असम्बलियों को तहलील कर सकता है या ख़त्म कर सकता है। इसके अलावा इस आइन में यह कहा गया कि अगर आइन के अंदर तब्दीली करनी है तो ये एक आइनी अमल होगा, लेकिन इसके लिए आपको ऐवान से 2/3 अक्सरियत दरकार होगी। अगर 2/3 अक्सरियत पर मुश्तमिल अरकान असम्बली तरमीम के हक़ में वोट देते हैं तो आप वो तरमीम या तब्दीली आइन में कर सकते हैं। उर्दू और बंगाली को मुल्क की कौमी ज़बानें करार दिया गया। ये आ गया 1956 का आइन। नंबर के ऊपर गाइस हमने 1962 के आइन की बात की तो हमने बात की कि 1961 में सदर अयूब खान ने आइनसाजी के सिलसिले में एक कमेटी तश्कील दी। उस कमेटी का मरतब किया हुआ आइन जो है वो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर यानी कि सदारती हुक्मनामे के ज़रिए 1 मार्च सन 1962 को मुल्क के अंदर नाफज किया गया। कमेटी 61 में तश्कील दी गई और उसका बनाया हुआ आइन जो है वो 1 मार्च 1962 को सदर अयूब खान ने एक सदारती हुक्मनामे के ज़रिए मुल्क में नाफज किया। उसके बाद इस 1962 के आइन के जो अहम दफ़ात हैं उसके सिलसिले में हमने बात की कि सदर का 1962 के आइन के तहत मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया और मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम राइज कर दिया गया। जैसे कि 1956 के आइन में मुल्क के अंदर पार्लिमानी निज़ाम तजवीज़ किया गया था, लेकिन सदर अयूब खान ने, सदर वो ख़ुद थे, इसलिए सदारती निज़ाम को राइज किया। और यह किया गया कि मुल्क के अंदर किसी किस्म की कुरान और सुन्नत के मुनाफिक कानून साजी नहीं होगी। अवाम को इस काबिल बनाया जाएगा कि वो इस्लामी तर्ज की ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। पाकिस्तान जो होगा वो एक फ़लाई ममलकत होगी जहाँ अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए इक़दाम किए जाएंगे। पहले 1962 के आइन में मुल्क का नाम जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया, लेकिन जब रिएक्शन रद्दअमल सामने आया तो दोबारा एक तरमीम के ज़रिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुल्क का नाम रख दिया गया। यह ऐड किया गया कि मुल्क के अंदर से सूद, जना, जुआ और शराब से पाक माशरा पाकिस्तान के अंदर कायम किया जाएगा। उर्दू और बंगाली को हस्ब साबिक़ कौमी ज़बान करार दिया गया, लेकिन साथ एक मज़ीद जो है वो एक इक़दाम उठाया गया कि अयूब खान ने मुल्क के अंदर अंग्रेज़ी को पाकिस्तान के अंदर दफ्तरी ज़बान करार दिया गया। कानून साजी के अंदर कौमी सतह पर एक ऐवानी मुकन्नना कानून साज इदारा कायम किया गया जो बीडी मेम्बरान पर मुश्तमिल था। बीडी मेम्बरान पर मुश्तमिल एक इंतखाबी इदारा कायम किया गया जो सदर, कौमी असम्बली मेम्बरान और सूबाई असम्बली के तमाम मेम्बरान का इंतखाब करता था। ये इदारा जो था ये इसके पास असल इख्तियारात थे मुल्क के अंदर सदर, कौमी असम्बली के मेम्बरान और सूबाई असम्बली के मेम्बरान का इंतखाब करने के, जबकि 1956 के आइन में यह कहा गया था कि हर बालिग शहरी जो है वो इंतखाब करेगा अपने मुल्क के नुमाइंदों के, असम्बलियों के नुमाइंदों का। उसके बाद ये कहा गया 1962 के आइन के अंदर जो है वो पहले तो बुनियादी इंसानी हकूक़ का बाब शामिल ना था। बुनियादी इंसानी हकूक़ के सिलसिले में कोई बातचीत शामिल नहीं थी 1962 के आइन में, लेकिन जब इसके ऊपर भी रद्दअमल सामने आया तो फिर एक तरमीम के ज़रिए इंसानी हकूक़ का बाब भी जो है वो 1962 के आइन में शामिल कर दिया। तो गाइस ये था आपका आज का लेक्चर, जो आपका आज का होमवर्क है वो ये क्लास हस्बे मामूल आपने तमाम लेक्चर को मुकम्मल तौर पर लिखना है। जितने भी नुकात हैं उनको फ़्लो चार्ट की शक्ल में लिख सकते हैं, लिखें। किसी तरह भी खूबसूरत करके एक पूरी चेन बना लें या एक टेबल की शक्ल में लिख लें। 1956 के आइन की जो पहले मेन हेडिंग है वो लिखनी है, फिर उसके बाद उसके नुकात, फिर 1962 के आइन की जो मेन हेडिंग है फिर उसके नुकात। इस तरतीब से सारे नुकात लिखने हैं, कोई नुक्ता, कोई पॉइंट, कोई हेडिंग छोड़नी नहीं है। इसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर हस्बे मामूल जो आपसे रिक्वेस्ट होती है, एक दरख्वास्त होती है कि मेहरबानी करके ये जो नुकात हैं इनको याद भी कर लेना है, पूरे के पूरे लेक्चर को याद कर लेना है, क्योंकि असल मकसद हमारा आपको जो है वो एग्ज़ाम के लिए तैयार करना भी होता है। ये क्वेश्चन जो हैं एम है 1956 का आइन भी नहायत
अहमियत का अमल है। और 1962 का आइन भी अपनी तर्ज का नहायत मुनफरद आइन है, उसकी भी बड़ी अहमियत है। तो दोनों आइन जो हैं ये आपके कोर्स के अंदर जो सिलेक्टेड टॉपिक है उसके अंदर मौजूद है। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि याद भी करना है, लेकिन लिखना जो है वो नागज़ीर है, क्योंकि जो लिखते हैं आप वो अपने असाइनमेंट शीट के ऊपर लिखकर कॉलेज में सबमिट करवाना होता है, उसकी बेस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। असाइनमेंट शीट पे लिखना है और प्रेजेंटेशन रूल्स के मुताबिक लिखना है और खुशखत करके लिखना है। तो गाइस ये था आपका आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।